जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th की पॉलिटी आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और काफ़ी वीडियोस आप तक आ चुके हैं। आप हमारे जो YouTube का चैनल है उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं, सारी सीरीज आपको मिल जाएगी और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, राइट। तो आइए माफ कीजिएगा, तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा विषय है। तो आज हम देखने वाले हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी से हमें क्या मिलता है, लेट्स सी। तो आज हम बात करेंगे संसद की, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि पार्लियामेंट इन द एग्जांपल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, एक सेकंड, इन द एग्जांपल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि याद करिए जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर हमने एक ऑर्डर नंबर की बात करी थी। मेमोरेंडम मतलब ऑर्डर, किस ऑर्डर की मैंने बात करी थी, 36/012, जिसमें मैंने कहा था कि जो ओबीसी को है 27% रिजर्वेशन दिया गया था। उसके पश्चात हमने देखा था काफी बवाल भी हो गया था, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी थी वो बहुत उग्र हो गई थी, आंदोलन हो गए थे। फिर ये मुद्दा चला जाता है कहाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। फिर इंदिरा साहनी केस बना था 1992 का, आपको पता ही है, जहां पर हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि ये जो 27% का जो आरक्षण दिया जा रहा है वो ठीक है, परंतु यहाँ पर ओबीसी जो है, जो काफी आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनको आरक्षण ना दिया जाए, जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं। आपने देखा ही था। तो इसमें हमने देखा था कि कैबिनेट द्वारा ये ऑर्डर लाया गया था, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डर में जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन करे थे, परंतु उन्होंने केवल साइन करे थे। ये जो सोच थी, ये हमारी जो सरकार बनी थी उसके द्वारा ये लाया गया था। तो वहां पर संसद की भूमिका कहां पर थी? संसद की भूमिका ये थी कि देखिए कैबिनेट बिल लाई, ठीक है। बिल से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक विधेयक लाया जा रहा है कानून बनाने के लिए। मतलब ऐसा होता है, ध्यान से समझिएगा, कि हमारी जो सरकार बनाई जाती है, जो बहुमत में आती है संसद में, वो सरकार बनाती है। मैं खासकर लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की। तो लोकसभा में जो बहुमत में आएगा वो सरकार बनाता है। अब सरकार क्या करती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा। अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, जो मंत्री अपने स्तर पे ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो ऑर्डर को क्या करता है, सरकार जारी कर सकती है और उसको एक दफे वो संसद के समक्ष रख देती है कि संसद से हमें उनके विचार पता चल जाए। अब यहाँ पर जो संसद से विचार पता चल रहे हैं कि संसद अगर उसमें हामी देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर संसद उसमें मना करती है तो एक कहीं ना कहीं एक अंदाजा मिलता है कि ये सही नहीं है। अब प्रश्न है कि अगर संसद मना कर दे फिर भी ये ऑर्डर लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। परंतु इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, ऑर्डर तो आ जाएगा, परंतु कल उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे हैं, यानी कि जो पूरी संसद के जो विपक्ष की पार्टी बैठी है, वो इनको, सरकार को कहीं ना कहीं इस विषय में क्या कर सकती है, खींच सकती है, जनता के समक्ष आरोप लगा सकती है इन पे, ठीक है, कि हमने आपको मना किया था फिर भी आपने किया और आप देख लीजिए क्या परिणाम हुआ, राइट। तो ये बात होता है, हम कहते हैं इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। जैसे वर्तमान में इसका उदाहरण है आपका नीति आयोग। नीति आयोग को आप देखेंगे तो नीति आयोग के पीछे कोई अधिनियम नहीं बना हुआ है, क्योंकि अधिनियम बनाते समय हमें संसद का तो सहयोग चाहिए। संसद क्या चाहिए, संसद में जितने भी लोग बैठे होते हैं, पक्ष और विपक्ष के, बहुमत द्वारा ही एक जो विधेयक होता है, बिल होता है, वो एक्ट बनता है। एक तो ये तरीका होता है, ये ज्यादा प्रभावशील होता है, ज्यादा मजबूत होता है। अगर कोई एक्ट के द्वारा कोई संस्थान बना हुआ है उसको हटाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। परंतु बिना एक्ट के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा अगर कोई संस्थान बनाया गया है तो वो उसको हटना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि कोई नई सरकार आती है तो उसको हटा देती है। जैसे उदाहरण, पंचवर्षीय योजना, जो एक प्लानिंग कमीशन आयोग था आपका, प्लानिंग कमीशन था जो कांग्रेस की देन था, जैसी बीजेपी सत्ता पे आई 2014 में तो उन्होंने सीधे उसको हटा दिया, क्योंकि वो भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो संसद उसमें ये भूमिका निभाता है कि संसद की जो राय है वो अगर मान ली जाए तो बेहतर रहता है, अन्यथा नहीं भी मानेंगे तो ऑर्डर तो आएगा और इस ऑर्डर को हटाना बहुत मुश्किल, माफ कीजिए, बहुत आसान होता है अगर उसके पीछे कोई भी एक्ट नहीं बना हुआ, उसके पीछे कोई अधिनियम नहीं बना है, राइट। तो यहां पर हमने देखा था कि राइटर साहब ने बताया था कि पार्लियामेंट में ये गया, तो पार्लियामेंट ने कहा, है ना, पार्लियामेंट ने अपने राय दी, उसके पश्चात ये आया, ठीक है। तो पार्लियामेंट की भूमिका यानी कि अहम है, ये हमें पता चलता है। बट लेट अस गो बैक टू स्टोरी, सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट, लेट अस रिकॉल द पॉइंट। ये मैंने आपको सारा रिकॉल कर दिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये रिकॉल किया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मैंने आपको केस भी बताया था किस तरह से 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी को। फिर ये विवाद हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, फिर इंदिरा साहनी केस आता है, ये आप देख रहे होंगे, राइट। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। आगे देखते हैं। If Parliament was not in favor of the decision, the government could not have gone ahead with it. Can you guess why? अब देखिए, अगर इसमें कहा जा रहा है, अगर
कभी कभी ऐसा होता है कि संसद नहीं मानती है, संसद अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा कुछ कार्य कर रहे हैं तो संसद नहीं मानती है, तो कभी कभी ये देखा जाता है कि सरकार वो कार्य नहीं करती है, क्योंकि संसद में इतने लोग विद्वान लोग बैठे हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है अच्छी राय दे रहे हैं, तो इसलिए लोग जो सरकार है ऐसे कार्य नहीं करती, ठीक है। परंतु याद रखिएगा कर भी सकती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। हाँ, अगर उसको एक्ट द्वारा लाना है तो फिर संसद का तो सहयोग चाहिए, है ना, बहुमत चाहिए, तभी वो अधिनियम बन पाएगा, राइट। तो ये तो रिकॉल जो है वो मैंने आपको करा रखा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले तो ये देख लीजिए, ये हमारी नई संसद है पिक्चर में। इन ऑल डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। अब जैसे कि आप जानते हैं, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, हिंदी में क्या, लोकतंत्र, यानी कि यहाँ लोगों का तंत्र होना चाहिए ना, तो लोग कहाँ हैं। तो आप जानते हैं, अब भारत की मैं बात करूं, भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है। आप 140 करोड़ की जनसंख्या को तो नहीं बैठा सकते ना कानून बनाने के लिए, इतना बड़ा व्यवस्था हो ही नहीं सकती, कैसे होगी 140 करोड़ लोगों को कहाँ बैठाओगे, वो भी एक समय पर, ये पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए जब जनसंख्या इस स्तर की हो जाती है, करोड़ों में हो जाती है, तो उस स्तर में लोकतंत्र को जीवित रखा जाता है प्रतिनिधित्व के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। इसीलिए आप देखते हैं चुनाव होते हैं और हमारे जो लोग होते हैं वो अपना अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और वो जाके संसद में बैठ जाते हैं। तो ये माना जाता है कि ये लोग ही तो बैठे हैं, लोगों ने तो इन्हें चुना है, तो ये लोकतंत्र है, यही तो बनाएंगे। तो जो लोग जो सांसद के रूप में बैठे हुए हैं वो लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात वो लोग भारत के लोग ही बैठे हैं, राइट। इन इंडिया सच नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी कि जो लोग बैठे हैं वो जहां बैठे हैं जिस संस्थान में, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, संसद। आगे क्या है, एट अ स्टेट लेवल, अब ये राज्य स्तर पे क्या होता है, जिसे हम कहते हैं विधानसभा, सेम यही होता है, पर राज्य स्तर पे क्या होगा, हम उसको संसद नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं विधानसभा, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर द नेम में वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, यानी कि संस्थानों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारे वहाँ पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, इस तरह से, राइट। जैसे कहीं पर हाउस ऑफ द पीपल होता है, कहीं पर लॉर्ड होता है, लॉर्डशिप होता है, हाउस ऑफ द लॉर्ड होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग देशों में चाहे इस मंदिर के, यानी कि मंदिर मतलब जैसे हमारे वहाँ जो संसद है, पार्लियामेंट है, भारत में इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, कहीं और ये कुछ और हो सकता है, जरूरी नहीं। परंतु मकसद देखिए, यहाँ पर ज्यादातर क्या होते हैं, निर्वाचन द्वारा यानी कि चुनाव द्वारा, यहाँ पर लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठते हैं, जिनको हम सांसद कहते हैं अगर मैं भारत का आधार लूं, राइट। आगे देखते हैं। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटी अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। अब इसमें बता रखा है कि किस तरह से आप देखेंगे कि जो संसद होती है वो किस तरह से लोगों के बिहाफ में लोकतंत्र को जीवित रखती है, ठीक है। जो काम लोगों को करना चाहिए, लोगों ने कानून बनाना चाहिए। आप करते क्या है, वोट के माध्यम से आप क्या करते हैं, आपने वोट दिया, वोट देने का मतलब हुआ आपने अपना जो कानून बनाने की शक्ति है वो अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको आपने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, स्थानांतरित कर दी, राइट। तो यही है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री, यानी कि पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी, आप जानते ही हैं। वैसे तो विधानसभाएं भी होती हैं राज्यों में, पर वो राज्य तक ही सीमित होती है, इसके ऊपर होती है पार्लियामेंट। कभी पार्लियामेंट और विधानसभा एक साथ एक ही मुद्दे पे कानून बना दे, मान लेते हैं हो जाता है ऐसा, तो संविधान का, माफ कीजिएगा, संसद का कानून जीतेगा, ठीक है। संसद को वरीयता मिली है, प्रायोरिटी मिली, राइट। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दिस असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स, यानी कि जितने भी ये संस्थान है, चाहे वो राज्य के विधानसभाएं हैं, चाहे वो संसद है, इनको एक साथ हम कहते हैं लेजिस्लेचर्स, यानी कि ये कानून बनाते हैं। ऐसे संस्थान हैं जो कानून बनाते हैं। अगर आपको इनको एक ही डोमेन में रखना है, एक ही समूह में रखना है, लेजिस्लेचर्स आप इनको कहेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज। अब यहाँ पर तो वही बता रखा है कि संसद क्या कर सकती है, नए कानून बना सकती है, जो कानून पहले से अस्तित्व में है उनको हटा सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, अमेंड कर सकती है, राइट। आगे देखते हैं। 112 मैंने क्यों दिखा रखा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 112 क्या है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 112 बात करता है किसकी, ये बात करता है आपका जो बजट आता है, जो आप जानते ही हैं हमारा संसद में बजट आता है केंद्र स्तर का, और राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाओं में भी बजट आता है। परंतु यहाँ पर 112 वाला बात करता है जो संसद में बजट आता है। बजट के माध्यम से क्या होता है, हमारे देश का विकास होता है। साल भर का जो पैसा जनता से लिया जाता है कर के द्वारा, टैक्सेस के रूप में, उसको फिर जनता के ही विकास में लगाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल, रोड, ठीक है, डिपार्टमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं सरकारी, वहाँ पैसा यहीं से डाला जाता है, इस बजट से। अब ये 112 में जो मैंने बताया बजट की बात की गई है,
हमारे संविधान के 112 बजट की बात करता है, पर याद रखेंगे बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है, इसको कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है। तो आइए देखते हैं, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Thus, who run the government can take decision only so long as they enjoy support in parliament. मतलब इसमें क्या रखा, जो पार्लियामेंट होती है वहां पर क्या होता है, सरकार की एक अहम भूमिका होती है। सरकार क्या करती है, सारी नीतियां बनाती है। वो हर देश में होता है, हर विश्व में हर जगह ऐसा ही होता है। कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि सरकार जो होती है वो संसद को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है, डायरेक्टली मतलब जिम्मेदार होती है, और कहीं पर यह देखा जाता है कि सरकार जो है संसद से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में जुड़ी हुई होती है, एकदम जवाबदेही नहीं होती है। जैसे यूएसए आप देख लीजिए, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के लिए एकदम जवाबदेही नहीं होती उनकी। परंतु वहीं भारत की बात करूं तो भारत में क्या होता है कि जो हमारी सरकार है वो संसद में जवाबदेही है उसकी, अगर वो जवाब नहीं दे पाई तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात इसमें बताई गई है। तो यानी कि आप समझ रहे हैं, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसको दी जा रही है, पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट कितनी बड़ी है, तो सरकार एक भाग है संसद का, ना कि संसद एक भाग है सरकार का, ठीक है। पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल मनी दैट गवर्न्स। अब देखिए पार्लियामेंट क्या करती है, सारा जितना भी पैसे का लेन देन होता है वो गवर्न करती है। तभी मैंने कहा जो हमारा बजट है वो कहाँ बता रखा है, 112, जहां पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आमतौर पर हम कहते हैं तो बजट, आपको पता है ना, सरकार को अगर पैसे निकालने हैं, अपनी सरकार चलानी है, तो बजट पारित करना पड़ता है, बजट पास करना पड़ता है। कहाँ, संसद में। अगर वो पास नहीं होगा तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए बजट को कहा जाता है, माफ कीजिएगा, इसलिए संसद को कहा जाता है कि संसद मेन होती है बजट को, वो पैसे का जो लेन देन होता है उसका सारा जो तंत्र है वो कौन देखता है, संसद, ठीक है। आगे देखते हैं, सेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट। अब देखिए हमारे वहां सत्र होते हैं, आपको पता है भारत में सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, उसके बाद विंटर सेशन होता है। 3 सेशन हमारे वहां बताए गए हैं, राइट। तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इशू, नेशनल पॉलिसीज। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है कि जो संसद होता है वो सबसे बड़ा संस्थान है जहां पर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, बहस होती है, ठीक है। अब बहस को, इसको ऐसा समझिएगा, बहस तर्कपूर्ण बहस, तथ्य आधारित बहस, क्योंकि लोकतंत्र की बड़ी एक विशेषता है, यहाँ पर आलोचनाओं का स्वागत किया जाता है। क्या कहा मैंने, आलोचनाओं का स्वागत किया जाता है, इसलिए हम बहस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में हमें बहस कुछ गलत दिखती है, परंतु लोकतंत्र में बहस का स्वागत किया जाता है। तभी क्या होता है, जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहीं पर आप देखते हैं ऐसे ही कानून बनाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसी को सत्र कहते हैं। और कहाँ बनते हैं ये, लोकतंत्र के मंदिर, संसद में। अब बात की गई है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब यहाँ पर बात की जा रही है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जिसे हम टेक्निकली कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, और दूसरा है आपका राज्यसभा जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो 2 सदनों का बना नहीं बना, यानी कि कोई पूछेगा संसद क्या होता है तो आप कहेंगे संसद का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होते हैं हमारे संसद के, ये बात आपने याद रखनी है। अब मैंने देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्यों लिखा है, 1919 यानी कि आज़ादी नहीं हुई है, तो ये क्यों लिखा है मैंने। आप जानते हैं इस समय अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, 1919 वाला जो अधिनियम पारित किया था, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी कहते हैं, उसमें पहली बार हमें प्रावधान मिला था कि जो हमारी उस समय की जो एक तरह की संसद समझ लीजिए, एक तरह की जो संसद थी, उसको 2 सदनों में विभाजित किया जाए, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं बाइकैमरिज्म। बाइकैमरिज्म मतलब द्विसदनी, यानी कि 2 सदनों में विभाजित करना। ये पहली बार हमें कहाँ मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इसलिए वर्तमान में भी हमें आप देखिए क्या मिलता है, हमारी जो संसद है वो 2 सदनों में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। ये बात यहाँ पर बता रखी। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी पिक्चर यहाँ पर आ रही है वो उससे जुड़ती हुई हो, और जो वर्तमान से या इतिहास से जुड़ी हो, यहीं से एक अनुभव आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ, राइट, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। आप जो भी पढ़ते हैं वो समाज से आप जोड़ पाए, राइट। 1 हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। आप जानते हैं एक हमारा जो सदन है, जो हाउस है, जो लोकसभा है, वहां पर जो चुनाव होते हैं, वहां बस ये जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनकी एक ही योग्य होने की एक ही शर्त होती है कि 18 या 18 साल से ज्यादा, कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए। और भारत के जितने भी लोग हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, तो वो वोट करता है लोकसभा के चुनाव में। इसीलिए हम कहते हैं लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं,
और वहीं पर मैं बात करूं अगर राज्यसभा के चुनाव, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, क्योंकि उस राज्यसभा के चुनाव में जो मतदाता होते हैं वो आपके जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके जो विधायक होते हैं वो होते हैं, यानी कि आपके चुने हुए लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड हाउस है हमारा वो इनडायरेक्टली चूज होता है, मतलब राज्यसभा, जो मैंने आपको बता दिया अभी ये बात। ठीक है, आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेट, रीजनल एंड फेडरल। अब जो यहाँ पर सेकंड हाउस का इसका मतलब है राज्यसभा। अब राज्यसभा को हम कहते हैं क्या, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों की परिषद है ये। राज्यसभा क्या करती है कि हर राज्य के हित में बात हो रही नहीं हो रही, क्योंकि राज्यों की परिषद है। जैसे वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, तो हर राज्य को कहीं ना कहीं यहाँ पर सीट उपलब्ध की जाती है, परंतु इसमें एक अपवाद है कि एक जो सीट उपलब्ध की जाती है वो जनसंख्या के आधार पे होती है। अगर जितनी जनसंख्या ये लोग मांगते हैं उससे कम जनसंख्या होगी तो उस राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं होता। परंतु साधारण तरीके से क्या होता है, हर राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व होता है इस राज्यसभा में, और ये हर राज्य की जो समस्याएं हैं वो संसद तक पहुंचे, इस बात को मद्देनजर रखती है कौन, राज्यसभा। तभी से हम कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, ये मैंने आपको बता दिया है। राज्यसभा को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट का भाग होता है, जैसे कि मैंने पहले बता देते हैं अभिन्न भाग होता है, इनसेपरेबल पार्ट होता है। परंतु ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास कभी भी सदस्यता नहीं होती है पार्लियामेंट की। राष्ट्रपति को आप कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं कहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, या लोकसभा के भी हो सकते हैं। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि लोकसभा के ही सदस्य होंगे तभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसा कि हमारे ब्रिटेन में होता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए बस एक ही शर्त है कि आपने सदस्यता लेनी है संसद के दोनों में से किसी सदन की। उदाहरण जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी थी या हमारे मनमोहन सिंह जी थे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनकी जो सदस्यता थी वो हमारी राज्यसभा की थी। ये बात आपने याद रखना है। आगे देखेंगे, दैट इज वाई ऑल द लॉज मेड इन द हाउस कम इनटू द फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में मैंने बताया था, ये एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होते, पर ये अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, और ये किसी भी सदन में बैठते नहीं है। ठीक है, बस एक आध जब स्टार्टिंग में जब वो साल खत्म हो जाता है, नया साल आता है, तो पहला सत्र होता है, उसमें इनका भाषण होता है, या कोई नई सरकार बन जाती है। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है, नई सरकार बनाई जाती है, तो उस समय जो पहला सत्र होता है नई सरकार का, उसमें भी वो भाषण देते हैं। अन्यथा जो बजट सेशन होते हैं इसमें राष्ट्रपति नहीं बैठते। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं आर्टिकल 111 क्या है। आर्टिकल 111 क्या है हमारे संविधान का, इसमें बात की गई है एसेंट की। एसेंट क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। देखिए कोई भी बिल यानी कि कोई भी विधेयक कब अधिनियम बनेगा, कब एक्ट बनेगा, जब वो लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, और जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर साइन हो जाएंगे तब वो बनेगा एक्ट। और ये बात कहाँ लिखी गई है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आर्टिकल 111। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल। अब प्रश्न आता है कि लोकसभा राज्यसभा में कौन ज्यादा पावरफुल है। देखिए इसको मैं सिंपल सी बात बता दूं, अलग अलग जगह पे अलग अलग पावरफुल है। जैसे अगर मैं कहूँ धन विधेयक, मनी बिल, जो आर्टिकल 110 में आता है, मनी बिल कहाँ आता है, आर्टिकल 110 में आता है, 110 में आता है, वहां पर हमें दिखेगा लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर मैं ऑल इंडिया सर्विस की बात करूं, जैसे आपका IAS, IPS, IFS, अब तो जुडिशियल भी है, पर जुडिशियल की नियुक्ति पार्लियामेंट नहीं करती है, तो जुडिशियल को हम हटा रहे हैं। तो ये जो नियुक्ति है IAS, IPS और IFS की, इस तरह की ऑल इंडिया सर्विस अगर कोई और जोड़ना चाहता है और सर्विस को भी हम ऑल इंडिया बनाना चाहते हैं, तो वहां पर राज्यसभा ज्यादा वर्चस्व रखती है। और समानता भी है, जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 368 जहां संविधान संशोधन की बात होती है, संविधान में संशोधन किया जाता है, वहां पर ये दोनों बराबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो मैंने क्या बताया आपको, अपने अनुभव से ये बताया कि कहीं पर लोकसभा बड़ी है यानी कि धन विधेयक, कहीं पर राज्यसभा बड़ी है ऑल इंडिया सर्विस, और कहीं पर दोनों बराबर हैं संविधान में संशोधन। तो ये बात मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दी है। तो कौन बड़ा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। आर्टिकल 108 क्या, आर्टिकल 108 बात करता है संयुक्त बैठक की, जहां पर क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा एक ही साथ बैठा दी जाती है। अब क्यों बैठा दी जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा से विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा उसे पारित नहीं करने दे रहा है, अर्थात एक सदन से कोई विधेयक पारित हो गया, दूसरा सदन उसे पारित नहीं कर रहा, परंतु ये महसूस होता है कि ये जो विधेयक है, ये जो बिल है, इसका पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये
बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 108 यानी कि आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करते हैं। उसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक करा सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। और इसमें प्रेसिडेंट कौन बनेगा, राष्ट्रपति नहीं बनते हैं, राष्ट्रपति बुला सकते हैं, परंतु इसमें प्रेसिडेंट जो बनता है, जो अध्यक्ष बनता है, वो बनता है लोकसभा का स्पीकर। कौन बनता है, लोकसभा का स्पीकर। ये बात आपने याद रखनी है। अर्थात क्या सीखे, बुलाते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्षता चेयरमैनशिप कौन करता है, स्पीकर। तो ये प्रावधान होता है हमारा ज्वाइंट सिटिंग का, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बता रखी है आपकी ज्वाइंट सेशन के बारे में, राइट। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। आगे देखते हैं 110, ये मैंने बता रखा है। 110 बात करता है मनी बिल की, धन विधेयक की। तो धन विधेयक में ज्यादा पावरफुल कौन है हमारा, लोकसभा। राज्यसभा को बस मौका दिया जाता है 14 दिन का। जैसे लोकसभा में ही ये बिल लाया जाएगा, राज्यसभा में कभी भी स्टार्टिंग में मनी बिल नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में स्टार्ट नहीं किया जा सकता। स्टार्ट हमेशा कहाँ होगा, ये लोकसभा में। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। अब वो हाँ बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्न है कि सिर्फ भेजा क्यों जाता है फिर राज्यसभा। इसलिए भेजा जाता है कि राज्यसभा में भी काफी लोग बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, वहां पर संस्थानों की बात की गई है। तो राज्यसभा भी क्या है, संसद एक बहुत बड़ा संस्थान है, वो 2 सदनों से बना है। तो जो दूसरा सदन है राज्यसभा, हो सकता है कुछ ऐसी टिप्पणी दे दे जो काम की हो, तो उसको जोड़ लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो धन विधेयक लाया जा रहा है मे भी वो और अच्छा हो जाए। तो एक संभावना आधारित राज्यसभा को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। आगे देखते हैं। अब आगे इसमें बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको करती है लोकसभा। मंत्रिपरिषद क्या होती है, मैंने बताया कि लोकसभा के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और जो भी बहुमत में आएगा वो सरकार बनाएगा और सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। अब होता क्या है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा की होती है, राज्यसभा की नहीं होती है। अब इसीलिए मंत्रिपरिषद अपना बहुमत जब तक उसने लोकसभा में रखा हुआ है तो वो सरकार में है। जैसे उसने लोकसभा में बहुमत खोया तो फिर सरकार गिर जाएगी, ठीक है। इसलिए यहां बताया गया है कि लोकसभा को कोई कंट्रोल, मतलब लोकसभा कंट्रोल करती है मंत्रिपरिषद को, ठीक है। जो व्यक्ति बहुमत हासिल करते हैं लोकसभा का, वही क्या बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। अगेन ऐसे प्राइम मिनिस्टर होने के लिए अनिवार्य नहीं है कि उसको लोकसभा की ही सदस्यता होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा का भी है सदस्य और जो मंत्रिपरिषद बनी है कहाँ, लोकसभा में जिसने बहुमत लाया है, वो लोग चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहते हैं जो राज्यसभा में बैठा हुआ है, राज्यसभा का सदस्य है, तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। उदाहरण मैंने बता दिया था आपको, मनमोहन सिंह जी हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गए, इनके पास सदस्यता थी राज्यसभा की, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यानी कि मंत्रिपरिषद को कौन कंट्रोल में रखता है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा। If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Minister, no minister, all minister including the Prime Minister have to quit। यानी कि कभी ऐसा हो जाए कि बहुमत खो दे लोकसभा पे कौन, मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया, मेजोरिटी खो दी, कहाँ, लोकसभा में। तो उस स्थिति में क्या होगा, पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, विपक्ष जो होता है, जब भी उन्हें महसूस होता है कि लोकसभा में जो सरकार है उसने अपना बहुमत खो दिया है, तो वो लोग, विपक्ष क्या करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आता है, अविश्वास प्रस्ताव, जो प्रस्तावना है अविश्वास प्रस्तावना ले आता है कौन, विपक्ष, अपोजिशन। तो जैसे वो पास होता है तो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि जो सरकार है और उसके मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं उनको देना पड़ता है इस्तीफा। तो आप समझ पा रहे होंगे सरकार को ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, लोकसभा। ये हमें यहाँ से प्रतीत होता है, दिखता है, राइट। तो ये है आपका एनसीईआरटी का डेटा। आप समझ पा रहे हैं एनसीईआरटी कितनी खूबसूरत है। बस मैं मेरे द्वारा क्या प्रयास हो रहा है कि मैं उसको आपके जो समाज में जो चल रहा है उससे भी लिंक कर दे रहा हूँ। तो ज्यादातर जो अगर कोई स्टूडेंट है क्लास 9 का, उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो समझ लीजिए वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके फाउंडेशन कोर्स के लिए बहुत बेस्ट है, राइट। तो आइए इसमें देखते हैं ये कोर्स आपको कितने का ऑफर किया जा रहा है। ये मात्र आपको 2999 का ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि इसके अन्यथा इसके जो रेट है वो 5999, परंतु अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, जो मात्र आपको दिया जा रहा है 2999। और आप वीडियो कहीं भी शेयर कर लीजिए, किसी भी चैनल से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा लेवल, उस लेवल के होने के बावजूद भी आप देखिए आपको किस प्राइस में इसको ऑफर किया जा रहा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, राइट। ये यूआरएल है इसका, आपने इस पर लिंक करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी वीडियोस हम इससे रिलेटेड बनाते हैं, जो भी कंटेंट होता है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है और आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो उसे, राइट। ये हमारा टेलीफोन नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी, जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉल्व की जाएगी। 24/7 हम अवेलेबल हैं। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, राइट। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। ये हमारी वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे
अलग अलग यूपीएससी का सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विस, उत्तराखंड, इस तरह से हमारी एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपनी फॉर्म भर देना है, अपने आप हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। जहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड हैं आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा, अपने आप आपको कॉल आ जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अच्छे करिए तो हम प्रोत्साहित होते हैं, और बुरे होते हैं तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।